हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी का सिलेबस। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई का सिलेबस है। ये टोटल 75 मार्क का इसका एग्जाम होता है, जिसमें से 10 नंबर आपका टीए होता है और 15 नंबर का आपका सीटी होता है। मिनिमम आपको 2 क्लास टेस्ट इसमें अटेंड करना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट का स्कोप ये है कि हम इसमें इनऑर्गेनिक ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के मोनोग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। मोनोग्राफ में हम बेसिकली उस ड्रग को कैसे बनाया जाता है, उसका क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, उसका क्या एनालिसिस होता है, एनालाइज हम कैसे करेंगे ड्रग को, उसका क्या क्या यूजेस होता है, उसकी इम्प्योरिटी को कैसे टेस्ट किया जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम मोनोग्राफ्स में पढ़ते हैं। तो ये इस सब्जेक्ट का बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला है कि हम इसमें किसी भी इनऑर्गेनिक ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल के सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कहाँ-कहाँ से इम्प्योरिटीज़ आती हैं। साथ ही उस इम्प्योरिटीज़ को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि हम इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्या-क्या मेडिसिनल यूज़ है, कहाँ-कहाँ उसका यूज़ किया जाता है और फार्मेसी में उसका क्या एप्लीकेशन है। इन सब के बारे में हम इस सिलेबस में डिस्कस करेंगे। हमारा यूनिट 1 स्टार्ट होता है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। इम्प्योरिटीज़ यानी कि हम इस पूरे यूनिट में केवल इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया में हम फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे कि फार्माकोपिया क्या होता है, उसमें जो मोनोग्राफ्स होते हैं ड्रग्स के वो क्या क्या कंटेन करते हैं, हिस्ट्री क्या था इंडियन फार्माकोपिया का, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड आपका टॉपिक हो जाएगा इसमें सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ में हम ये पढ़ेंगे कि इम्प्योरिटीज़ के कितने टाइप होते हैं, साथ ही वो इम्प्योरिटी कहाँ कहाँ से किसी भी ड्रग में आता है। तो ये सारा चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ये जो क्लोराइड है, सल्फेट है, आयरन है आपका, आर्सेनिक, लीड एंड हैवी मेटल्स, ये जो सारे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ दिए हुए हैं, ये बेसिकली एक इम्प्योरिटी है। तो इसके हम लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी भी ड्रग में या किसी भी फॉर्मुलेशन में ये सारे कंपाउंड्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो कितने लिमिट में प्रेजेंट होने चाहिए, साथ ही वो लिमिट से कम है या लिमिट से ज़्यादा है, इस बारे में क्या क्या टेस्ट किया जाता है उसके बारे में हम लिमिट टेस्ट में पढ़ेंगे। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट में हम सिर्फ क्लोराइड और सल्फेट का मॉडिफाइड टेस्ट पढ़ेंगे, जिसमें कुछ केमिकल्स को चेंज करके उसके प्रोसेस को मॉडिफाई किया गया है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट में। नेक्स्ट है आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक इंस्ट्रक्शन है कि जो हम आगे कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, जिस भी कंपाउंड में स्टार मार्क लगा हुआ है उसमें हमें उस कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ पढ़ना होगा, उसका मेडिसिनल यूज़ पढ़ना होगा, उसके ऐसे का मेथड पढ़ना होगा, आइडेंटिफिकेशन मेथड पढ़ना होगा। तो इस तरीके से हमें सारा डिटेल उस ड्रग का कवर करना पड़ेगा। सेकेंड यूनिट में हमारा स्टार्ट होता है एसिड बेसिस एंड बफर से। तो इसमें हम सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या क्या होते हैं। इसके 3 जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे, अरेनियस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एसिड बेस में। बफर क्या होते हैं, बफर का क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होता है, इन सब के बारे में हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। बफर इक्वेशंस क्या होते हैं, हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन में के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। बफर कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही उन बफर्स का फार्मेसी में क्या रोल है, उसका फार्मेसी में क्या यूज़ है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही इन बफर की प्रिपरेशन मेथड को भी पढ़ेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को भी पढ़ेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, यानी कि अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसका मेजरमेंट हमें कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है आइसोटोनिसिटी को, इन सब के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में काम आते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, कौन कौन से आयंस और इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं किसी भी थेरेपी में, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा हम ORS लेते हैं, ORS एक टाइप का इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। तो इसमें कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि हमको पता है इसमें नमक होता है जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो इस तरीके से कैसे हम ORS को बनाते हैं, कैसे हम उसका प्रिपरेशन करते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं, साथ ही हम जो भी इसमें सॉल्ट डालते हैं वो क्या क्या अमाउंट में हम डालते हैं, तो इन सारे के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेकेंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें हो जाएगा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। इसमें हम बॉडी के एसिड बेस बैलेंस के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेंटल प्रोडक्ट्स।
डेंटल प्रोडक्ट्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हमें दांतों में यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला आता है डेंटिफ्राइसिस। हम सभी डेली लाइफ में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथ पाउडर्स यूज़ करते हैं, तो ये सारे हमारे डेंटिफ्राइसिस होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस टाइप के टूथपेस्ट बनाए जाते हैं, कितने टाइप के डेंटिफ्राइसिस हम यूज़ करते हैं, उसका क्या क्या रोल है। किसी भी टूथपेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड का क्या रोल होता है, उसका क्या कारण है कि हम उसको फ्लोराइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीसेंटिसाइजिंग एजेंट के बारे में। ये जो एजेंट्स हैं ये बेसिकली सेंसिटिविटी जब हमारे दांतों में हो जाती है उस टाइम पे हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सेंसोडाइन टूथपेस्ट। तो ये सेंसोडाइन क्या होता है, दांतों की सेंसिटिविटी के लिए यूज़ होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, भी हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसका क्या क्या यूज़ है डेंटल प्रोडक्ट्स में, ये सब पढ़ेंगे। सोडियम फ्लोराइड एक इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है किसी भी डेंटल प्रोडक्ट का, तो इसके बारे में हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा सीमेंट, ये जो जिंक यूजिनॉल सीमेंट है, कई बार हम फिलिंग्स करवाते हैं अपने दांतों में, अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है तो उसके बारे में हम इसमें डेंटल प्रोडक्ट्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स से। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, इसका मतलब होता है कि गैस्ट्रिक से लेके इंटेस्टाइन तक, यानी कि स्टमक से लेके इंटेस्टाइन तक जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहला होता है इसमें एसिडिफायर्स। एसिडिफायर्स का मतलब होता है कि अगर हमें एल्केलोसिस हो गया है तो उस टाइम पे हमारे बॉडी का एल्केलाइन लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें एसिडिफायर्स यूज़ करना पड़ता है, ताकि हम बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, उसकी जो बेसिक एसिड बेस बैलेंस है, उसे हम मेंटेन कर सकें। तो इसमें हम दो टाइप के एसिडिफायर के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका अमोनियम क्लोराइड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि हमें अमोनियम क्लोराइड का सारा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका एसे, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा रहेगा डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी एक एसिडिफायर का काम करता है, तो हमें इसके बारे में भी सारा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटासिड। एंटासिड हम तब लेते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है, यानी कि जब बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाए तब हम एंटासिड यूज़ करते हैं। एसिडिफायर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे बॉडी में एसिडिटी कम हो जाए, तब हम एसिडिटी को बढ़ाने के लिए एसिडिफायर यूज़ करते हैं। और एंटासिड जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड यूज़ किया जाता है, जैसे कि इनो। इनो एक एंटासिड है, तो वो एसिडिटी को कम करने के काम आता है। अब हम पढ़ेंगे कि एंटासिड का आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, वो किसके किसके कॉम्बिनेशन से एंटासिड बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें यूज़ होता है, इसमें भी स्टार मार्क है आप देखेंगे, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का हमें सारा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में हम पढ़ेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ये सारे एंटासिड के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स को हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो जो हम कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट होता है, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट होता है, कायोलिन होता है और बेंटोनाइट होता है। तो इन सब का क्या यूज़ है कैथार्टिक्स के रूप में, ये सब के बारे में हम डिटेल में इसमें जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल्स। नाम से ही पता चल रहा है ये किसमें काम आएगा हमारा। माइक्रोबियल्स, अगर कोई डिजीज़ होता है या फिर माइक्रोबियल अटैक से हमें बचाने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। जैसे कि हमें अगर कोई चोट लग जाता है तो हम उसमें आयोडीन पाउडर का यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। वैसे ही इसमें आप देख सकते हैं हम एंटी माइक्रोबियल का सबसे पहले मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि वो वर्क कैसे करता है, उसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट को हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा पोटेशियम पर मैंगनेट, यानी कि KMnO4। तो इसका क्या यूज़ होता है, इसका क्या रोल होता है एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ये सब हम पढ़ेंगे। बोरिक एसिड भी हम, आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई चोट लग जाता है तो हम पाउडर यूज़ करते हैं उस चोट को ठीक करने के लिए, तो उसमें बेसिकली बोरिक एसिड होता है या आयोडीन होता है। तो इन सब का क्या रोल है एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ करते हैं, तो इसका भी डिटेल हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टार मार्क है तो इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ना पड़ेगा और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्लोरीनेटेड लाइम भी हमें पढ़ना पड़ेगा, आयोडीन, और इसके प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आयोडीन के कौन कौन से प्रिपरेशंस होते हैं। यूनिट 4, यूनिट 4 में हमारा आ जाएगा माइसलेनियस कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहला आएगा एक्सपेक्टोरेंट। हमें जब सर्दी खांसी हो जाती है, मेनली जब हमें कफ होता है, तब हम एक्सपेक्टोरेंट यूज़ करते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट में हमें दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, पहला है आपका पोटेशियम आयोडाइड और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में आप देख सकते हैं स्टार मार्क लगा है, तो हमें इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टोरेंट का क्या यूज़ होता है, इसमें जो ये दोनों कंपाउंड्स हैं उनका सारा डिटेल हमें पढ़ना पड़ेगा। इमेटिक्स, इमेटिक्स बेसिकली हम
नोज़िया या वॉमिटिंग कॉज़ कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो इमेटिक्स में 2 कंपाउंड्स यहाँ भी आपके आ रहे हैं, कॉपर सल्फेट आ रहा है और एक सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आ रहा है। तो सारा डिटेल पहले हम इमेटिक्स जानेंगे कि क्या होता है, कैसे उसका उपयोग किया जाता है, साथ ही इन दोनों कंपाउंड्स का डिटेल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हीमेटेनिक्स। हीमेटेनिक्स हम बेसिकली ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि बॉडी में आरबीसी होती हैं उसको बढ़ाने के काम में आते हैं। आपने एनीमिया का नाम सुना होगा, एनीमिया डिजीज़ का, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो आरबीसी का काउंट है वो कम हो जाता है, तो ऐसे केस में हम हीमेटेनिक्स यूज़ करते हैं। ये बेसिकली फेरस कंपाउंड्स होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं दोनों कंपाउंड ये फेरस के कंपाउंड है, फेरस सल्फेट है और फेरस ग्लूकोनेट है। तो ये दोनों कंपाउंड्स ब्लड को बढ़ाने के काम आते हैं। तो ये होते हैं हीमेटेनिक्स, हमें इसका सारा डिटेल पढ़ना है। पॉइजन एंड एंटीडोट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉइजन एंड एंटीडोट्स क्या होते हैं, जहर और उसको ट्रीटमेंट करने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पॉइजन के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद हमें एंटीडोट के बारे में पढ़ना होगा। इसमें 3 कंपाउंड्स इसमें दिए हुए हैं। पहला है आपका सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल और सोडियम नाइट्राइट 333। इन तीनों के बारे में हमें डिटेल में इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट बेसिकली क्या होता है, इसमें हम 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जिंक सल्फेट और पोटाश एलम। ये दोनों का यूज़ हम बेसिक लाइफ में भी करते हैं। जैसे अगर शेविंग कराई जाती है तो उसके बाद में फिटकरी लगाया जाता है, तो ये एज ए स्ट्रिंजेंट काम करता है। ये अगर पोर्स अगर छोटा मोटा यहाँ पर कहीं कट लग गया हो या कुछ ऐसा ब्लीडिंग हो, तब हम उस केस में एस्ट्रिंजेंट यूज़ करते हैं। ये किसी भी पोर्स को, जो हमारी स्किन के पोर्स होते हैं, उसको टाइट करने के काम आता है। तो एस्ट्रिंजेंट के बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5। यूनिट 5 में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में दिया हुआ है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रेडिएशन का यूज़ होता है ट्रीटमेंट में या डायग्नोसिस में। जैसे कि इसमें पहला है आपका रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में डिटेल रहेगा। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी को कैसे मेज़र किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या होती हैं। इसमें 3 रेडिएशन है, अल्फ़ा बीटा और गामा, इन तीनों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। हाफ लाइफ क्या होती है, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सोडियम आयोडाइड क्या होता है, I131 क्या होता है, इसका स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, प्रिकॉशन और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज का यूज़ कैंसर में किया जाता है। आपने सुना होगा कैंसर में हम रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं। तो हम उस रेडिएशन थेरेपी में कौन कौन से आइसोटोप्स यूज़ करेंगे, और साथ ही हम डायग्नोसिस में भी रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। जैसे कि स्कैनिंग वगैरह अगर हम कराते हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं या फिर एक्सरे करा रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, रेडिएशन ही आ रहा है। तो इसी का फार्मेसी में क्या रोल है, इसी को हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।